नमस्कार। आज हम भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य यानी उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने वाले हैं। देखिए, इतने बड़े राज्य को चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आइए देखते हैं कि यह आखिर किया कैसे जाता है। तो सवाल यही उठता है कि इतने विशाल और कॉम्प्लेक्स राज्य पर शासन आखिर किया कैसे जाए। और पता है, यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जिसके जवाब में उत्तर प्रदेश की पूरी प्रशासनिक संरचना को डिजाइन किया गया है। आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले राज्य के विशाल आकार को देखेंगे, फिर इसकी मंडल प्रणाली को समझेंगे। इसके बाद हम सभी 18 मंडलों के बारे में जानेंगे, कुछ दिलचस्प आंकड़ों के आधार पर जिलों की तुलना करेंगे और आखिर में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में यूपी की क्या भूमिका है, इस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस चुनौती के आकार को ही समझ लेते हैं। इतने बड़े इलाके में डेवलपमेंट और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, इसके लिए एक खास सिस्टम की जरूरत तो पड़ेगी ही, क्योंकि ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, बल्कि आबादी के मामले में तो दुनिया के कई बड़े देशों से भी बड़ा है। अब इतने बड़े स्केल को मैनेज करने के लिए राज्य को, प्रशासन को कुछ छोटी छोटी मैनेजेबल यूनिट्स में तोड़ने का एक तरीका चाहिए था। ये पक्का करने के लिए कि विकास हर कोने तक पहुंचे, सिर्फ एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से काम नहीं चलने वाला था। और बस यहीं पर राज्य का समाधान सामने आता है, मंडल प्रणाली। ये असल में मंडलों और जिलों का एक हायरार्किकल सिस्टम है, जिसे प्रशासनिक काम को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि शासन बिल्कुल लोकल लेवल तक पहुंच सके। और इस पूरे सिस्टम का आधार है ये नंबर 18। जी हां, पूरे उत्तर प्रदेश को 18 बड़े बड़े प्रशासनिक मंडलों या कह लीजिए डिविजन्स में बांटा गया है। तो ये मंडल आखिर होता क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है, ये शासन का एक बहुत जरूरी लेवल है जो राज्य की राजधानी और जिलों के बीच एक पुल की तरह काम करता है, ताकि डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही एकदम स्मूथली चलते रहें। और इन्हीं 18 मंडलों के अंदर आते हैं कुल 75 जिले। यहीं जमीनी स्तर पर असल काम होता है। तो पूरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, 18 मंडल और उनके अंडर 75 जिले। चलिए अब इन 18 मंडलों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। कुछ खास मंडलों के उदाहरण से ही राज्य की डाइवर्सिटी साफ साफ नजर आ जाएगी। यहीं से हमें स्केल का अंदाजा मिलना शुरू हो जाता है। एक तरफ हमारे पास है एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा लखनऊ मंडल और दूसरी तरफ है सबसे छोटा झांसी मंडल। ये दिखाता है कि इन प्रशासनिक यूनिट्स में भी कितनी ज्यादा भिन्नता है। अब अगर जिलों की संख्या के हिसाब से देखें तो लखनऊ, कानपुर और मेरठ ये सबसे बड़े मंडल हैं। इन तीनों में 6-6 जिले आते हैं, जो इन्हें बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव हब बनाता है। और इसके ठीक उलट हमारे पास मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर जैसे मंडल हैं, जिनमें सिर्फ 3-3 जिले हैं। यह हमें दिखाते हैं कि कुछ प्रशासनिक क्षेत्र कितने कॉम्पैक्ट भी हैं। तो अब हमने मंडल लेवल को तो समझ लिया है, चलिए अब ज़्यादा जिला लेवल पर चलते हैं। यहाँ हमें कुछ बहुत ही दिलचस्प आंकड़े मिलते हैं जो राज्य के अंदर की अविश्वसनीय विविधता को दिखाते हैं। एरिया के हिसाब से बात करें तो लखीमपुर खीरी 7,680 वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है भदोही। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि कुछ जगहों पर आपको हापुड़ का नाम भी मिलेगा, लेकिन जो ऑफिशियल यूपी सरकार के रिकॉर्ड्स हैं उनके हिसाब से भदोही ही सबसे छोटा जिला है। जनसंख्या के मामले में भी जमीन आसमान का अंतर है। प्रयागराज में राज्य की सबसे ज्यादा आबादी रहती है, जबकि महोबा में सबसे कम। ये पूरे उत्तर प्रदेश में डेमोग्राफिक एक्सट्रीम्स को साफ दिखाता है। जनसंख्या घनत्व यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ये भी एक मजेदार कहानी बताता है। दिल्ली के पास होने की वजह से गाजियाबाद में बहुत ज्यादा डेंसिटी है, जबकि ललितपुर एक बहुत ही कम आबादी वाला खुला खुला इलाका है। अब अगर साक्षरता दर को देखें तो गौतम बुद्ध नगर लगभग 80% के साथ सबसे आगे है, जबकि श्रावस्ती लगभग 47% के साथ काफी पीछे है। ये हमें राज्य के अंदर विकास और शिक्षा के मौकों में जो बड़ा अंतर है उसे दिखाता है। चलिए अब अपना फोकस एक बहुत ही यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जोन पर लाते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या एनसीआर, जो कि दिल्ली के आसपास का एक प्लान्ड एरिया है और उत्तर प्रदेश इसका एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के ये 8 जिले एनसीआर का हिस्सा हैं। ये बात न सिर्फ उनके डेवलपमेंट पर असर डालती है, बल्कि उन्हें नेशनल पॉलिसी प्लानिंग में भी एक खास जगह देती है। और जानते हैं, ये प्रशासनिक सीमाएं फिक्स नहीं हैं,
मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और बिजनौर को भी एनसीआर में शामिल करने का प्रस्ताव है। ये इस क्षेत्र के लगातार हो रहे विकास और विस्तार को दिखाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये पूरी मंडल और जिला प्रणाली एक मुख्य आइडिया पर आधारित है, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण। शासन को लोगों के और करीब लाना ताकि वो ज्यादा असरदार और जवाबदेह बन सके। तो आइए एक बार फटाफट सब कुछ समराइज कर लेते हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लखीमपुर खेरी, सबसे छोटा भदोही। जनसंख्या में सबसे आगे प्रयागराज, सबसे पीछे महोबा। डेंसिटी में गाजियाबाद और ललितपुर दो अलग अलग छोर पर हैं, और साक्षरता में गौतम बुद्ध नगर और श्रावस्ती। ये टेबल उत्तर प्रदेश की इसी कमाल की विविधता को एक नज़र में दिखा देती है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पे लाके छोड़ देता है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो ये प्रणाली है वो इस विशालता की चुनौती का एक समाधान तो है, लेकिन भविष्य का क्या? जैसे जैसे समाज बदलता है, एक अच्छा और असरदार शासन सुनिश्चित करने के लिए इन प्रशासनिक सीमाओं को भी लगातार बदलना होगा, है ना? ये एक बहुत जरूरी सवाल है जिस पर सोचना बनता है।